सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे और अपन क्या पढ़ रहे थे, सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे। सेल बायोलॉजी का ये अपना कौन सा पार्ट रहेगा, 4th पार्ट रहेगा। अब तक हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। सेल बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। सेल बायोलॉजी आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है और किस में है, थर्ड ग्रेड में भी है। जो नेट वेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी है ना। तो फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ रहे हैं। बाकी सेकंड ग्रेड में भी अच्छी खासी सेल बायोलॉजी दे रखी है। सिलेबस मैंने आपको बताया था, जब सेल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको सिलेबस दिखाया था सेकंड ग्रेड का सेल बायोलॉजी का। थर्ड ग्रेड में मोटा माटी पूछी जाएगी। आप सबको पता है कि सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह पूछी जाएगी। प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो इनका डिफरेंस क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कोशिका अंगक क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके थर्ड ग्रेड यानी रीड के सिलेबस में ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो देखो पीछे वाली जो क्लास थी, बाकी देखो ये जो सेल बायोलॉजी है ये आपके ग्रेजुएशन लेवल की है, दे रखी है। ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखो बीएससी वगैरह जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, अब देखो पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हम किसके बारे में बात कर रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ जो मॉडल हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। 2 मॉडल अब तक डिस्कस कर चुके हैं। दोनों ही मॉडल प्रोटीन की जो प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है उसको सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज जो मॉडल पढ़ेंगे वो अपना थर्ड मॉडल रहेगा और उसका नाम क्या है, देख लो। उसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। इसी मॉडल को तरल मोज़ेक प्रतिरूप यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है। ये जो मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, यानी उन दोनों मॉडल के बजाय इस मॉडल को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, या फिर ये यूँ कह दूँ कि सर्वमान्य मॉडल कौन सा रहेगा, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को समझने से पहले हम एक और मॉडल समझेंगे ताकि अच्छे से हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये कौन सा मॉडल है, ये है गुलाब जामुन मॉडल। मिठाई का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। कुछ ऐसे बोलेंगे ना मैडम हम बड़े हो गए हैं तो अब हमारे नहीं आता। भाई बड़े तो हो गए हैं लेकिन मन हमेशा क्या रहता है, चंचल रहता है। इधर उधर भटकता है ना। तो सामने मिठाई पड़ी हो, जी ना ललचाए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे। कोई कहते ना मैं तो अलग हूँ, बहुत अलग हूँ, ना जी ना, सब एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, देखो इसको पढ़ो गुलाब जामुन मॉडल को। ये जो गुलाब जामुन मॉडल है ये तरल मोज़ेक प्रतिरूप को समझाने के लिए हम इस मॉडल को पढ़ रहे हैं। तो देखो इस मॉडल में क्या होता है, ये जो नज़र आ रही है आपको ये क्या है, एक कढ़ाई तो देखिए ना, या फिर ये भी नहीं देखी होगी, सबके घर में है ना। तो देखो ये जो कढ़ाई है इसमें शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का घोल इसमें भरा हुआ है। और ऊपर आपको ये जो नज़र आ रही है ये क्या है, गुलाब जामुन है। ठीक है भाई, चाशनी है और चाशनी के ऊपर क्या होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं। अरे देखा है ना भाई, कढ़ाई के अंदर चाशनी है और ऊपर क्या तिर रहे हैं, गुलाब जामुन। इसी तरीके से क्या होता है, इस मॉडल को हम समझेंगे। देखो ये जो शुगर सॉल्यूशन होता है ये यहाँ पर किस फॉर्म में है, तरल फॉर्म में। तो शुगर सॉल्यूशन की जगह यहाँ पर हम इसको फोस्फोलिपिड ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या होता है, तरल होता है। और गुलाब जामुन की जगह क्या होती है, प्रोटीन होती है। समझ में आ गया भाई। गुलाब जामुन मॉडल की वजह से आपको चीज़ें समझ में तो आ रही है ना, कि कढ़ाई है, कढ़ाई में क्या है, शुगर सॉल्यूशन है यानी चीनी है, चाशनी है, और उस चाशनी के ऊपर क्या है, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन की जगह तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। और ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसकी जगह क्या हो जाएगा, फोस्फोलिपिड हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये जो फोस्फोलिपिड है यहाँ पर तरल फॉर्म में है और प्रोटीन है यहाँ पर मोज़ेक रूप में होती है। तो फोस्फोलिपिड तरल में, प्रोटीन मोज़ेक रूप से क्या होती है, तैरती हुई रहती है। अब समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर ये क्या है, फोस्फोलिपिड है। अब ये जो फोस्फोलिपिड है ये यहाँ पर क्या है, तरल फॉर्म में है
और ऊपर आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, है ना। ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन यहाँ पर किस रूप में होती है? मौजिक रूप में होती है, ठीक है। अब देखो, सुनो ध्यान से, आप देखो भी ध्यान से। देखो, ये जो प्रोटीन है यहाँ पर किस रूप में होती है? मौजिक रूप में होती है। और यहाँ पर ये प्रोटीन है फोस्फोलिपिड में पार्श्व गति करती है, इस तरीके से गति करती है ये प्रोटीन, ठीक है। और गति फ्लिप फ्लॉप गति नहीं करेगी। कौन? भाई फोस्फोलिपिड में ये प्रोटीन है, वो फ्लिप फ्लॉप गति नहीं करेगी। फ्लिप फ्लॉप का मतलब ऊपर नीचे गति नहीं करेगी, समझ में आ रहा है ना। और गति किस तरीके से करेगी? पार्श्व गति करेगी, यानी लेटेरल गति करेगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। अब देखो, और देखो ये मौजिक रूप आप देखा ना, मोबाइल में जब आप फ़ोटो वोटो एडिट करते हो तो उसमें आपको एक मौजिक रूप भी इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है भाई। जब फ़ोटो के बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज करते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे मौजिक जैसा ऑप्शन आता है। तो फ़ोटो वोटो एडिट तो करते हैं सारे के सारे, नहीं करते क्या? करते हो ना भाई। फ़ोटो तो एडिट करते हो ना, आपको फेसबुक पे लगानी होती है, इंस्टा पे लगानी होती है, और भी कई सोशल साइट है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो फ़ोटो एडिट करते हो, फ़िल्टर पे फ़िल्टर मारते हो, है ना। इतना फ़िल्टर मारते हो कि समझ में नहीं आता कि आँख किधर है, नाक किधर है, होठ किधर है ना। लेकिन भाई सुंदर लगना चाहिए। बच्चे के माइंड में क्या होता है? फ़िल्टर कितने मारो भाई, सुंदर लगना चाहिए, दूसरों को अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। करते हो कि नहीं करते? सब करते हैं, सब करते हैं। अब एक आध को पूछे ना मैडम मैं तो नहीं करता, है ना। मेरी 12th की क्लास के बच्चों को पूछा मैंने, तो वो ऐसे एडिट वाली बात पे चल गई थी बात। तो उसने मुझे कुछ दिखाया, उस मतलब एक डॉक्यूमेंट्स का भी था, उसमें भी फ़िल्टर मार रखा भाई। एक डॉक्यूमेंट्स जैसी कुछ कॉपी थी, उसमें भी उसने फ़िल्टर मार रखा। अरे भाई, खुद की फ़ोटो पे फ़िल्टर मारे वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में भी फ़िल्टर कौन मारता है भाई, हैं। तो देखो, फ़ोटो एडिट करना अच्छी बात है, क्योंकि आप जब डालते हो तो वहाँ पर कमेंट आते हैं, अच्छे आते हैं, तो आपको तसल्ली मिलती है, आपकी तारीफ़ होती है ना, खुशी मिलती है। अब खुशी किसी भी तरीके से मारो, 1000 फ़िल्टर मारने पर भी आ रही है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, फ़ोटोज़ को एडिट करने की बजाय अगर लाइफ को एडिट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, मौजिक वर्ड आ गया तो हम उधर चले गए, लेकिन इधर पढ़ो अभी आप। इस तरल फोस्फोलिपिड में प्रोटीन का मूवमेंट लेटरल होता है, ठीक है भाई। इस तरल फोस्फोलिपिड में प्रोटीन का जो मूवमेंट है वो कैसा होता है? लेटरल होता है, यानी प्रोटीन इस तरीके से गति करती है। प्रोटीन की फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती, अर्थात प्रोटीन एक फोस्फोलिपिड लेयर से दूसरी फोस्फोलिपिड लेयर में गति नहीं करती है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है ऊपर ऊपर नीचे गति नहीं करती है। भाई मुझे ये बताओ, ये कढ़ाई है, ठीक है, इसमें ये क्या है? चाशनी है। चाशनी के ऊपर ये क्या है? गुलाब जामुन है। अब इस गुलाब जामुन को यहाँ से आप निकालोगे तो आप इस तरीके से हिला करके निकालते हो ना, लेटेरल इस तरीके से हिलाते हो उसको, ऐसे ऐसे करके निकालते हो क्या? नहीं ना। कहने का मतलब है फोस्फोलिपिड जो तरल है उसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन मौजिक रूप में उस फोस्फोलिपिड में क्या होती है? तैरती हुई रहती है। वो किस तरीके से गति करेगी? वहाँ पर वो लेटरल गति करेगी, ना कि फ्लिप फ्लॉप गति करेगी। समझ में आ गया होगा। अब देखो, जहाँ हमने छोड़ा था ऊपर वाली कुछ चीज़ें, इसको पढ़ो, अब ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे आपके। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सर्वमान्य मत है, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध तरल है। क्या है? एक अर्ध तरल है, एवं इस तरल में प्रोटीन मौजिक प्रतिरूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? मौजिक प्रतिरूप में पाई जाती है, इस तरीके से। इस तरल में प्रोटीन गति करती है। प्रोटीन की गति तरलता पर क्या करती है? निर्भर करती है। भाई प्रोटीन की गति किस पर निर्भर करेगी? तरलता पर निर्भर करेगी। और तरलता किससे? भाई तरलता किससे मिलती है? फोस्फोलिपिड से, क्योंकि फोस्फोलिपिड तरल फॉर्म में होता है और उसी में क्या करती है? प्रोटीन गति करती है। किस तरीके से गति करती है? पार्श्व गति करती है, फ्लिप फ्लॉप गति नहीं करती, ठीक है। तरलता
फोस्फोलिपिड प्रदान करता है, ये बात मैंने अभी अभी बताई आपको। एवं इस तरल प्रोटीन बर्फीले द्वीपों के समान तैरते रहते हैं, यानी इस तरल में जो प्रोटीन है वो बर्फीले द्वीपों के समान क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। यानी लिपिड के समूह में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप। समझ में आ गया? देखो ये क्या है, नीचे की तरफ ये देखो जल है, और इस जल में ये क्या है, बर्फ़ के टुकड़े। तो यहाँ पर जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो क्या होंगे, प्रोटीन होगा, और जो जल है यहाँ पर क्या होगा, फोस्फोलिपिड होगा। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड क्या करता है, तरलता प्रदान करता है। और इस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये तरल में तैरती रहती है, किसके समान, जैसे ऐसे लगता है कि कोई बर्फीले द्वीप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तैर रहे हैं। समझ में आ गया ना? वही गुलाब जामुन वाला मॉडल। भाई चाशनी हो गई, चाशनी के ऊपर गुलाब जामुन तैरते हैं, तो चाशनी की जगह यहाँ पर हम क्या लेते हैं, फोस्फोलिपिड लेते हैं, और जो गुलाब जामुन है वहाँ पर क्या रख देते हैं, प्रोटीन रख देते हैं। तो यही तो रीजन है, इसको तरल मोजेक मॉडल कहा जाता है। तरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि फोस्फोलिपिड यहाँ पर तरल फॉर्म में रहता है। और मोजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन है वो किस रूप में रहती है, मोजिक रूप में रहती है। इसी वजह से इस मॉडल का नाम तरल मोजिक मॉडल पड़ा। समझ में आ गया भाई, इसको तरल मोजिक मॉडल क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखो, ये जो फोस्फोलिपिड है वो कैसा है भैया, तरल है, बता दिया। फोस्फोलिपिड की तरलता कई सारे कार्यों के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। फोस्फोलिपिड फोस्फोग्लिसरेट्स के रूप में पाए जाते हैं। और मैंने अभी अभी क्या बताया कि जो फोस्फोलिपिड की जो तरलता है यानी फ्लूइडिटी है वो कई सारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि इंट्रासेल्युलर जंक्शन निर्माण के लिए, है ना, सिक्रेशन यानी स्रावण के लिए, सेल ग्रोथ यानी कोशिका वृद्धि के लिए, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के लिए, एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस यानी अंतःग्रहण के लिए। तो समझ में आ गया ना, क्या बताया, फोस्फोलिपिड तरल रूप में रहता है। फोस्फोलिपिड की जो तरलता है वो कई सारे कार्यों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि इंट्रासेलुलर जंक्शन निर्माण के लिए, सिक्रेशन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई पॉइंट। अब देखो ये जो डायग्राम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसको अच्छी तरीके से समझ लो, आगे का जो मैटर है वो इसी डायग्राम पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। अब देखो ये क्या है, अरे भाई ये क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप सबको पता है कि फोस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, पाई जाती है ना। ये सारी चीज़ें मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको, पीछे वाले जो पार्ट है ना उनमें। अब देखो ये तो आपको पता है ये क्या है, फोस्फोलिपिड है, और यहाँ पर ये जो नज़र आ रही है आपको इस तरीके से, ये प्रोटीन है, और है भी कौन सी, पेरीफेरल प्रोटीन है। पेरीफेरल प्रोटीन यानी परिधि की तरफ पाए जाने वाली जो प्रोटीन है उसको क्या कहेंगे, पेरीफेरल प्रोटीन कहेंगे। अब यहाँ पर एक ये प्रोटीन नज़र आ रही है और एक ये प्रोटीन नज़र आ रही है ना। ये जो प्रोटीन है वो इंटीग्रेल प्रोटीन है, इंटीग्रेल प्रोटीन यानी आंतरिक प्रोटीन है। ठीक है, ये जो देखो इंटीग्रेल नाम से पता चल रहा है आंतरिक, आंतरिक का मतलब ये जो झिल्ली है उसके अंदर तक धसी हुई रहती है। कौन सी, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। समझ में आ रहा है, ये दोनों प्रोटीन झिल्ली के अंदर तक क्या रहती है, धसी हुई रहती है। दिख ही रहा है, यहाँ से झिल्ली स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ये पूरी तरीके से अंदर क्या होती है, धसी हुई रहती है, यानी आर पार रहती है। तो भी गलत नहीं होगा, ऐसे कह दूँ तो भी, है ना। ये यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये क्या है भैया, ये जो येलो येलो कलर का सा नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है, यानी संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, फोस्फोलिपिड के लिए, फोस्फोलिपिड के अलावा यहाँ पर क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है। समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। और देखो इसमें ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बता ही चुकी हूँ आपको पीछे सारी चीज़ें। ये हेड होता है, और हेड कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही होता है।
और ये कैसी है, टेल है, और टेल कैसी होती है, अध्रुवीय होती है, यानी हाइड्रोफोबिक होती है, जल से क्या रहती है, दूर रहती है, जल विरागी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, बस ये डायग्राम दिखाना ज़रूरी था क्योंकि आज इसी के बेस पर आगे का जो मटेरियल है वो इसी के बेस पे चलेगा, तो अच्छी तरीके से देख लो आप इसको। ये डायग्राम भी सेम वैसा ही है, तो ले लिए मैंने, वो समझा ही दिया मैंने आपको, ऐसा ही ये डायग्राम है। अब देखो यहाँ पर जो फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड ये तरलता प्रदान इसलिए करता है क्योंकि ये असंतृप्त वशीय अम्ल है। ध्यान रखना, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। देखो ये जो फोस्फोलिपिड है तरलता प्रदान करता है, क्यों करता है, क्योंकि ये असंतृप्त वशीय अम्ल होता है, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से फोस्फोलिपिड क्या करता है, तरलता प्रदान करता है, फ्लूइडिटी प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोस्फोलिपिड के अलावा सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है। भाई फोस्फोलिपिड के अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो क्या काम करता है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करता है। समझ में आ गया? देख लो एक बार फिर से, ये रहा, ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, देखो डायग्राम देख कर के चीज़ें याद करते हो ना, लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि आप कोई इमेज देखते हो और हमारा जो माइंड है वो इमेज को बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है, यानी फास्टली कैप्चर करता है बजाय थ्योरेटिकल पोर्शन के। बाकी तो देखो पढ़ने तो सारी ही चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो तो आपको डीपेस्ट जाना पड़ेगा। यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में, और सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ये सारी चीज़ें। प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, यूकैरियोट्स में पाया जाता है तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। और प्रोकैरियोट्स में पाया ही नहीं जाता तो क्या स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। प्रोटीन देखो, प्रोटीन दो प्रकार की देखने को मिलती है। दो प्रकार कौन कौन से, यहाँ पर देखो, फर्स्ट पेरिफेरल यानी परिधीय प्रोटीन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें परिधि पर प्रोटीन पाई जाती है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, परिधीय प्रोटीन कहते हैं। उसी को एक्सटेंसिक प्रोटीन कहा जाता है। एक्सटेंसिक का मतलब बाहर, यानी बाहर की साइड मतलब परिधि की साइड, भाई बाहर की साइड मतलब परिधि की साइड पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वही होती है, उसी को परिधीय प्रोटीन कहा जाता है, उसी को बाह्य प्रोटीन कहा जाता है। ये सतह पर पाए जाते हैं और इन प्रोटीनों को आसानी से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, इंट्रिंसिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन, इसका दूसरा नाम है इंटीग्रेल प्रोटीन। क्या होता है, इंटीग्रेल प्रोटीन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक प्रोटीन यानी ये जो प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन में अंदर तक क्या होती है, धसी हुई रहती है। आंतरिक यानी अंदर, अंदर तक धसी हुई रहती है। ठीक है, ये झिल्ली के भीतर आंशिक या पूर्ण रूप से धसे रहते हैं और इन प्रोटीन को आसानी से पृथक नहीं कर सकते। कुछ प्रोटीन झिल्ली के आर पार भी जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, टनल प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। इधर देखो डायग्राम, डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। देखो ये है आर पार धसी हुई है, तो इसको क्या कहा जाता है, टनल प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम देखो एक बार फिर से, ये था, देखो ये परिधि की तरफ पाई जाती है तो ये क्या होगी, पेरिफेरल प्रोटीन होगी। अब परिधि की तरफ पाई जाती है तो इसको आसानी से यहाँ से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है ना। और ये है जो कि इंटीग्रेल प्रोटीन है,
ये अंदर तक धसी हुई रहती हैं, इनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अब और एक सिंपल तरीके से इसे समझो। देखो, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, देखो ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बच्चे इस तरीके से बैठे हैं। अरे पंक्ति में ही तो बैठते हैं बच्चे क्लासरूम में। देखो इस तरीके से है। अब देखो इस बच्चे, ये जो बच्चा है बाहर की साइड है ना, बाहर की साइड है यानी परिधि की तरफ बैठा है। तो मैं इस बच्चे को बोलूँ बच्चा यहाँ से इस क्लास से आपको यूँ निकलना है, यानी चुटकियों में यूँ निकलना है। तो ये बच्चा क्या करेगा, आसानी से यहाँ से उठ करके बाहर चला जाएगा। उसके आगे कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि ये परिधि यानी कॉर्नर पर बैठा है, आराम से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन मैं इस बच्चे को बोलूँ, मतलब बीच वाले बच्चे को बोलूँ बेटा तेरे को क्लास से क्या होगा, बाहर जाना पड़ेगा, तो ये बच्चा आसानी से क्या बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे, इसके आगे और पीछे क्या है, अवरोध है। ये अंदर है यानी अंदर की तरफ बैठा है। तो समझ में आ रहा है ना, यानी अंदर, यानी ये यहाँ पर क्या है, आंतरिक प्रोटीन है। तो इसको यहाँ से हटा पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो सबसे पहले देखो जो ट्रांसपोर्ट है ये भी दो तरीके का होता है, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पदार्थ का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो परिवहन है वो सांद्रता विभव के साथ साथ होता है। इस प्रकार के परिवहन में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। यानी ये जो ट्रांसपोर्ट है वो अधिक सांद्रता से कहाँ होता है भाई, अधिक सांद्रता से कहाँ पर होता है, कम सांद्रता यानी निम्न सांद्रता की तरफ होता है। अब देखो अधिक से निम्न की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। अरे होगी क्या भाई, मुझे ये बताओ। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, नाम से पता चल रहा है, यानी निष्क्रिय, यानी यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। जल का जो परिवहन है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है और जल के विसरण को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है, यानी ओस्मोसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गया ना भाई। जल का जो परिवहन होता है वो भी किसी किसी से होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और जल के विसरण को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है। ओस्मोसिस, ओस्मो रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ाई जाएंगी, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाएंगी। वैसे मैंने पढ़ा रखी है, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी तो नहीं करवा रखी, लेकिन ओस्मोसिस और ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है। अब देखो इससे क्या समझ में आया। देखो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको इस तरीके से समझो। मान लो ये क्या है, एक पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है। अब मुझे बताओ इसमें होता है क्या, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब इस ऊंचाई से आपको नीचे की तरफ आना होगा, नीचे की तरफ, तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत होगी क्या। आप यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक दबाव यहाँ पर महसूस होगा, जिसमें आप आराम से क्या होगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पीछे क्या क्या लग रहा है, कोई प्रेशर लग रहा है। तो आप उच्च से निम्न की तरफ आते हो तो आपको वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। आप यहाँ से आराम से क्या आ सकते हो, नीचे आ सकते हो। अब मुझे ये बताओ, नॉर्मल चीज़ें ऐसे भी समझ लो। मान लो कि आप टॉप पर बैठे हो, क्या है, टॉप पर बैठे हो। अब नीचे की तरफ मान लो कि आप टॉप हो और आपने मेहनत नहीं की और अब नीचे की तरफ आ गए, तो नीचे की तरफ इस टॉप वाले लेवल से नीचे की तरफ आने के लिए आपको कोई काम करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक आप लो वाली लेवल पे आ जाओगे, तो काम करने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पर ऊर्जा नहीं लगेगी। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, याद तो रह जाएगी। देखो नाम से ही पता चलता है निष्क्रिय परिवहन है, तो यहाँ पर एक्टिवनेस की तो कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं, है ना, सीधी और सिंपल सी बात है, ऊर्जा यहाँ पर लगेगी नहीं। अब देखो कुछ पदार्थों का परिवहन है,
वो नॉन पोलर फोस्फोलिपिड यानी अध्रुवीय फोस्फोलिपिड लेयर से नहीं हो पाता, तो फिर किससे हो पाता है? इस हेतु वाहक प्रोटीन यानी इसी को कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। भाई कुछ जो पदार्थ है उनका ट्रांसपोर्ट अध्रुवीय फोस्फोलिपिड लेयर से नहीं हो पाता, तो फिर उनका कैसे हो पाता है? उनके लिए वाहक प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब देखो इधर डायग्राम देखो एक बार, ये देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट इस फोस्फोलिपिड लेयर से नहीं हो पाता, तो फिर उनका जो ट्रांसपोर्ट है उनके लिए कैरियर प्रोटीन की वजह से उनका क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से होता है उनका ट्रांसपोर्ट। कहाँ थे हम? हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव मतलब क्या होगा? सक्रिय परिवहन होगा। एक्टिव है तो यहाँ पर एनर्जी की भी क्या होगी? ज़रूरत होगी, ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर पदार्थों का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रकार का जो परिवहन है वो झिल्ली के आर पार यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम पंप भी क्या करता है? कार्य करता है। देखो समझ में आ गया ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ये याद रखना भाई, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ क्या होगा? पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होगा, परिवहन होगा। अब निम्न से ऊपर जाना है आपको हाई लेवल पर, तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत होगी, आपको एक्टिवनेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इसे कैसे समझे? मान लो कि देखो अब यहाँ पर लो लेवल पे हो, अभी आप जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट नहीं की, आप 0 लेवल पे हो और आपको आपकी इच्छा है कि मुझे टॉप लेवल पे जाना है यानी हाई लेवल पर क्या है? मुझे जाना है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं कर? अरे यार, एक मिनट भाई। हाँ, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। देखो अब लो लेवल से आपको टॉप लेवल पे जाना है, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करोगे तो एक्टिव होने की ज़रूरत है, और एक्टिव रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से याद रह जाएगा। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे भी याद कर लो, या तो देखो करनी ही पड़ेंगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पदार्थों का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, निम्न सांद्रता से हाई सांद्रता की तरफ पदार्थों का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। अब देखो अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या है? एंडोसाइटोसिस है। एंडो यानी अंदर लेना, क्या? कोशिका के भीतर पदार्थ का आना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस भी दो तरीके के होते हैं, यानी एक पिनोसाइटोसिस और एक है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग करती है, यानी सेल क्या करती है? पीती है। पौवा नहीं पीती है। अब कुछ सोचो कि हाँ सेल भी क्या लगाती है क्या पैक वैक? नहीं, इसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली द्वारा तरल पदार्थ का अंतःग्रहण होता है। मतलब कोशिका झिल्ली क्या करती है? तरल पदार्थ का अंतःग्रहण करती है, यानी सेल ड्रिंकिंग होता है यहाँ पर। और फैगोसाइटोसिस में क्या करता है? सेल ईट करती है। क्या ईट करती है? कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ का अंतःग्रहण करती है। तो ये होगा फैगोसाइटोसिस। यानी एंडोसाइटोसिस का मतलब है कोशिका के भीतर पदार्थ का आना, और ये भी दो तरीके का होता है। एक तो पिनोसाइटोसिस होता है, दूसरा क्या होता है? फैगोसाइटोसिस होता है। तो ध्यान रखना, पिनोसाइटोसिस वाला तो पूछा गया है। अगला यहाँ पर अपना रहेगा एक्जोसाइटोसिस। एक्जो का मतलब क्या होता है? बाहर। किसी पदार्थ को सेल से क्या बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्जोसाइटोसिस कहलाता है। अगला जो पॉइंट है अपना सेकंड, वो है चयनात्मक पारगम्यता यानी सेलेक्टिव परमेबिलिटी। क्या होती है ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी? देखो इधर, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। ध्यान रखना, याद रखना। अर्थात चयनात्मक यानी चयनित पदार्थों को झिल्ली के आर पार क्या करती है? जाने देती है ना। भाई जो पदार्थ चयन किए हैं उनको अपने अंदर क्या होती है? आर पार उनको जाने देती है।
तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका को आकृति प्रदान करती है, यानी जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करती है? कोशिका को शेप यानी आकार यानी आकृति प्रदान करने का काम करती है। कोशिका झिल्ली विलेय अणुओं के लिए चयनात्मक पारगम्य व जल के लिए क्या होती है? पूर्ण पारगम्य होती है। ये लाइन ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका झिल्ली के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली लाइन पूछा गया है ये क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली विलेय अणुओं के लिए क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है, जबकि जल के लिए क्या होती है? पूर्ण पारगम्य होती है। ठीक है। अगला यहाँ पर अपना रहेगा सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, अपने और पराये की पहचान। ये सेल मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट घटक के कारण होता है। अरे अपने और पराये की पहचान किसकी वजह से होती है? सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट घटक पाया जाता है जो अपने और पराये सेल्स की क्या करता है? पहचान करता है। ठीक है भाई, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन पाई जाती है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, करीबन 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? अपनी सेल को पहचानने में मदद करता है। जैसे मान लो कि ये क्या है? किडनी है, और किडनी की सेल खराब हो गई है ना, तो इसके अंदर अगर लीवर की सेल को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो ये जो किडनी है वो लीवर की सेल को एक्सेप्ट कर लेगी क्या? नहीं करेगी। ये कार्बोहाइड्रेट कहेगा कि भाई ये जो सेल है वो तेरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और वहीं अगर लीवर की सेल खराब हो जाए है ना, तो किडनी वाली सेल इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है? अलग अलग सेल है। कार्बोहाइड्रेट बोलेगा भाई ये तेरी सेल नहीं है। तो ये अपनी और पराई सेल की क्या करता है? पहचान करने में मदद करता है। ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि जैसे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो जलीय जीव होते हैं, ये क्या करते हैं भाई? जलीय जीव है वो जल में रहते हैं है ना। अब ये जो इनके अंदर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंतर्गत जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है यानी निषेचन की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? जल के अंदर होती है। तो ये जो मेल है और फीमेल है ये अपने स्पर्म और ओवम कहाँ पर छोड़ते हैं? जल में छोड़ते हैं। अब ये जो स्पर्म है वो अपनी ही सेल के ओवम के साथ में क्या होता है? फर्टिलाइज्ड होता है। भाई यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उन सब के ओवम और स्पर्म उसके अंतर्गत क्या होते हैं? जल के अंतर्गत होते हैं ना। लेकिन फिर भी जो स्पर्म है वो अपनी ही सेल के ओवम के साथ में क्या होता है? फर्टिलाइज्ड होता है, निषेचित होता है। तो वो क्या करता है? उस अपनी ही जाति के ओवम के साथ फर्टिलाइज्ड यानी निषेचित करने की जो पहचान है वो कौन करता है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट करता है। समझ में आ गया होगा? तो देखो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। और ये जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। मैं आपसे पूछूं क्या ये एनिमल सेल में पाई जाती है, तो आप कहोगे नहीं मैडम ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ठीक है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, वो प्लांट सेल में भी पाई जाती है और किस में पाई जाती है? एनिमल सेल में भी पाई जाती है। तो आज हमने क्या कुछ पढ़ा एक बार नज़र डालेंगे। देखो सिंगर एंड निकोलसन मॉडल पढ़ा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल था। ठीक है। इस मॉडल को तरल मोजेक मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि फॉस्फोलिपिड यहाँ तरल फॉर्म में रहता है और ये जो तरल फॉर्म होती है उसमें प्रोटीन है वो मौजिक रूप से क्या होती है? तैरती रहती है। यही रीजन है इसको तरल मौजिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है। जिसको हमने समझा गुलाब जामुन मॉडल की रूप में। फॉस्फोलिपिड क्या होता है ये सारी चीज़ें हमने देखी। और फिर हमने पढ़ा यहाँ पर प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन 2 टाइप की होती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन वगैरह देखे। एक तो था ट्रांसपोर्ट भी 2 तरीके का होता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड हमने एंडोसाइटोसिस जो कि 2 प्रकार का ये भी पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एक हमने एक्जोसाइटोसिस देखा।
चयनात्मक पारगम्यता देखा, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन देखा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, कोचिंग जो बड़ी कोचिंगें होती है ना, उनमें जब बच्चे पढ़ते हैं तो कितना ही बड़ा बच्चा क्यों ना हो, भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो ये मान के चलो कि वो बच्चा समझदार है, सही और गलत का उसे अनुमान है ना। लेकिन फिर भी वो क्लास में बैठ के क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा बताती हूँ। ये इधर एक बच्चा बैठा है और इधर एक बच्चा बैठा है, सर टीचर यहाँ पे बैठे, वो इनको बोल बोल करके क्या करते हैं, लिखाते हैं। जब छूट जा कुछ पॉइंट जैसे छूट गए तो ये बच्चा इसके अंदर देखेगा, जब तक आगे नहीं जाएगा जब तक वो लिखेगा नहीं। मतलब बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं वहाँ पे, जो दूसरों की कॉपी में झांकने का काम करते हैं। और बड़ी कोचिंगों की मैं एक बात और बताती हूँ आपको, यही नहीं पता रहता कि कब यूनिट शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई, है ना। तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ आपके पॉइंट्स, और सिलेबस बाकायदा सिलेबस रख के आपके पॉइंट टू पॉइंट वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ो आराम से। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।